हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी, ओलंपियाड, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का असेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। मतलब चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज आपको दी होती है जिसमें कुछ एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स होते हैं, बस उसी पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है और होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसने नहीं देखा है वहां से एक्सेस कर सकता है। जब आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, किस तरीके से ट्रू फॉल्स वगैरह आपसे पूछेंगे इस चैप्टर पर बेस्ड। सो उसका आइडिया आपको लग जाएगा आज के इस असेसमेंट पार्ट से, राइट। सो एक्सरसाइज असेसमेंट वाला जो पार्ट है हर चैप्टर के बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, हर चैप्टर के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने एग्जाम में वो हमें पता हो चल जाता है। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब इस चैप्टर में जैसे कि हमने देखा कि चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या हार्डवेयर्स होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया था हमने इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, स्टोरेज यूनिट को और प्रोसेसर को। ओके, तो प्रोसेसिंग के लिए जो मेन पार्ट होता है वो होता है सीपीयू में एक प्रोसेसर ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। साथ ही हमने इसमें मेमोरी यूनिट को डिस्कस किया, जो कि स्टोरेज ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें आप बिट, बाइट, केबी, जीबी, एमबी में डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। सो यूनिट ऑफ मेमोरी भी हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी को किस में मेजर किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कितने इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का क्या रोल होता है। सो डेटा को इनपुट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के डेटा को आप इनपुट कर सकते हो, साथ ही साथ आप उन्हें आउटपुट भी ले सकते हो उसी फॉर्मेट में जैसे आप इनपुट करते हो। यदि आप टेक्सचुअल इनपुट करते हो तो आप टेक्सचुअल आउटपुट भी गेन कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। सो बेसिकली इस यूनिट में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझा, हर एक कंपोनेंट के रोल को समझा। सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असेसमेंट में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो इन सारे कंपोनेंट पर बेस्ड यदि आपको कोई एमसीक्यू पूछा जाता है तो कैसे बनेंगे क्वेश्चंस और क्या इनके आंसर्स होंगे, बस वही आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सीपीयू डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, अब सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। पहली चीज तो यही अपने माइंड में क्लियर कर लो, क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सीपीयू जितने भी पार्ट है कंप्यूटर के, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस यदि आप कनेक्ट करते हो तो सबकी वर्किंग को कंट्रोल करना, यूजर जो टास्क दे रहा है उसको कंट्रोल करना, इसी का काम होता है। तो कंट्रोल आपको यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, समझ में आया। सो सीपीयू डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किससे कंसिस्ट नहीं करता। अब सीपीयू में हमने 3 मेन यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। पूरे कैबिनेट को हम सीपीयू बोलते हैं, बट एक्चुअल में प्रोसेसिंग का वर्क कौन करता है, प्रोसेसर करता है, ये भी हमने डिस्कस किया है ना। सो सीपीयू किसको कंसिस्ट नहीं करता है, मेन 3 यूनिट को कंसिस्ट करता है। सो यहाँ पे पहले हम देख लें किसको कंसिस्ट करता है। ओके, तो जो नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई सीपीयू किससे मिलकर बना है, 3 बेसिकली यूनिट से मिलकर बना है, ये हमने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था इस चैप्टर की, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नहीं देखी है वीडियो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें हमने देखा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है ना। सो वो वीडियो जरूर देखो, ब्लॉक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। सो सीपीयू मिलकर बना है बेसिकली आपकी 3 यूनिट, दैट इज ALU, है ना, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ओके,
सो ALU का काम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, CU का काम होता है ओवरऑल सारी चीजों को, सारे डिवाइसेस को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, है ना। CPU तक प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए डेटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इनपुट डिवाइस जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो कंट्रोलिंग का काम है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके, MU मतलब मेमोरी यूनिट, रैम में रोम में जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करना मेमोरी यूनिट का काम होता है, मतलब रैम से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है आपका प्रोसेसर, रैम से डेटा को एक्सेस करता है। ये सारी वर्किंग हमने देखी। तो क्या हो गए 3 मेन पार्ट्स, ALU, CU, MU। अब हमसे पूछा है CPU डज नॉट कंसिस्ट, किसे कंसिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन देखो ALU को कंसिस्ट करता है, HDD क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, जो सीपीयू के बाहर होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ होते हैं बाहर, सीपीयू के बाहर, ठीक है। देखा है ना सबने, हार्ड डिस्क बाहर लगती है, प्रोसेसर से अलग होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में लगाई जाती है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या सीपीयू के अंदर होती है, क्या प्रोसेसर में उसको इंक्लूड किया जाता है, नहीं ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, HDD। उसके बाद देखो कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट तो होती है इसमें। ओके, सो सीपीयू जिससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है वो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपका यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह आती हैं। ओके, सो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, HDD। देख ले आंसर, HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। अब एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे वन वर्ड में इनके फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। ओके, ALU का फुल फॉर्म बताओ, HDD का फुल फॉर्म बताओ, CU का, MU का, तो इजी है, याद रखना है लेकिन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, काम उसका पूरा कंट्रोलिंग का होता है, बट उसके अंदर भी एक यूनिट होती है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसका काम होता है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू, देखो अब मैंने जब यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ाया था कि मेमोरी को किसमें मेजर किया जाता है, तब मैंने आपको बहुत फोर्सफुली ये चीज बताई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, बन गए ना। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे जहां पर आपको कंप्यूटर का सेक्शन होता है ना। तो यही बेसिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लास 9 में, बिल्कुल बेसिक्स है ये। यदि आपके अच्छे से क्लियर है और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट अच्छे से क्लियर है तो इस पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब क्या बताया था मैंने इसमें, मैंने आपको बताया था कि इनिशियल जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको बिट्स में मेजर किया जाता है ना। जो सिंगल यूनिट हम जिसे बोलते हैं वो बिट होती है, बिट मतलब 0 और 1, ये चीज क्लियर है। अब बिट से बड़ा क्या बनता है, यहाँ पर 4 बिट से मिलकर बनता है निबल, किससे मिलकर बनता है, 4 बिट से। 4 बिट से बड़ा क्या होता है, बाइट, कितने बिट से मिलकर बनता है, 8 बिट से। ओके, 4 बिट कुछ इस तरीके से, 8 बिट कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 4 बिट 8 बिट से मिलकर क्या बन रहा है आपका, बाइट बन रहा है। क्लियर हुआ अच्छे से। अब आगे बढ़े हम, 1024 क्या, 1024 बाइट, 1024 बाइट मिलकर क्या बनता है, किलोबाइट, दैट इज केबी। कितने से मिलकर बन रहा है, 1024 किलो बाइट, सॉरी बाइट से, 1024 बाइट से किलो बाइट बन रहा है ना। बस इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाओ आप, ठीक है। सो केबी के बाद क्या आ गया आपका, मेगाबाइट। तो 1024 केबी से क्या बन रहा है, मेगाबाइट बन रहा है। मेगाबाइट से ग्रेटर हम बात करें तो क्या आता है यहाँ पर, गीगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट से बन रहा है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनता है आपका टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा होता है फिर पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे बढ़ते चले जाती है मेमोरी यूनिट, ठीक है। सो अभी जो हम मार्केट में भी आपने देखा होगा कि हाईएस्ट जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की, यदि आप परचेस करने जाते हो तो टेराबाइट तक आप परचेस कर सकते हो, राइट। सो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनमें वेरिएशंस आते रहते हैं। हाई स्पीड, हाई डेटा स्टोरेज के साथ में आपको हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है। ओके, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज यदि आपने अच्छे से समझी वीडियो में मेरी, तो होप आपको ये जो एमसीक्यू दिया है ना ये अब इजीली बन जाने वाला है। देखो क्या लिखा है, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू, 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है, क्या देखा हमने अभी कि 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, 1 टेराबाइट इक्वल है 1024 गीगाबाइट के, यही हमने देखा ना। सो 1024 गीगाबाइट के इक्वल है, तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर करेक्ट, 1024 गीगाबाइट, ना कि 1024 मेगाबाइट, पेटाबाइट और किलोबाइट। सो ये चीज आपको अच्छे से अपने ध्यान रख लेना है। क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आपकी एग्जाम में आएगा ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिट से बड़ा निबल, ठीक है, निबल से बड़ा आपका हो जाएगा बाइट, देन बाइट से बड़ा केबी, फिर एमबी, ओके, फिर जीबी, देन टीबी। यहां तक यदि आपने, यहां तक भी यदि आपने ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर ली ना, तो कभी इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, ये चीज मेरी ध्यान रखना है। कहां तक,
टीबी तक भी, क्योंकि इसके आगे फिर आता है पेटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट, तो वो आपके अभी फिलहाल सिलेबस में भी नहीं है। ओके, सो 1024 गीगाबाइट इज द करेक्ट आंसर। अभी आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, राइट, कि 1 पेटाबाइट में बताओ, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट में बताओ कितने बिट्स बाइट्स होते हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, आगे बढ़े। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा इनमें से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस, तो पहले ये समझ लो कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही आपका क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से ही है, जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो पहले हम पेरिफेरल समझ तो ले क्या होता है। सो पेरिफेरल्स का मतलब यहाँ पे कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उन सभी हार्डवेयर को हम पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। मतलब हार्डवेयर जो डिवाइस है, उस डिवाइस को ही पेरिफेरल कहा जाता है, उस रिसोर्स को ही पेरिफेरल कहा जाता है। तो डिवाइस का नाम ही क्या हो गया, एक अदर नाम पेरिफेरल्स हो गया। मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर को पेरिफेरल्स कहते हैं। बस इतना आप फिलहाल ध्यान रखो। सो अब यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल अब हमें समझ में आ गया कि सारे हार्डवेयर पार्ट्स इज नोन एज पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर। फाइन, सो रजिस्टर, मॉडेम, ब्लूटूथ, प्रिंटर। अब यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस आपको क्या दिख रहे हैं, रजिस्टर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, यस। मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस, यस। मॉडेम भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जिसकी मदद से आप नेटवर्क में अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर पाते हो, है ना। रजिस्टर्स मेमोरी होती है, स्मॉल मेमोरीज होती हैं, जिसका यूज सीपीयू डायरेक्टली करता है डेटा को फैच करने के लिए। अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, है ना, स्मॉल मेमोरी के फॉर्म में एक्सेस करते हो। प्रिंटर, यस, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे आप हार्ड कॉपी में आउटपुट लेते हो, पेज पर प्रिंटिंग फॉर्म में आपको आउटपुट दिखता है। बट व्हाट अबाउट ब्लूटूथ? क्या ब्लूटूथ आपको कोई हार्डवेयर डिवाइस की तरह दिखता है कंप्यूटर सिस्टम में? नहीं। ब्लूटूथ एक क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है ना। सो एक सॉफ्टवेयर की तरह हम इसको यूज कर लेते हैं। फाइन, सो यहाँ पे ब्लूटूथ जो है पेरिफेरल्स में इंक्लूड नहीं होगा। ब्लूटूथ क्या है, पेरिफेरल्स में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, वो बात अलग है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो वहां पे ब्लूटूथ एक चिप जैसा आपको साइड में मिल जाता है डिवाइस, जिसको आप कनेक्ट करते हो, फिर आप उसको एज ए सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, राइट। बट यदि यहाँ पे हम पेरिफेरल डिवाइस की जब बात कर रहे हैं तो पेरिफेरल डिवाइस में ब्लूटूथ पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है, एक वायरलेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ब्लूटूथ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया पेरिफेरल क्या हुआ, जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी हार्डवेयर्स हैं, उन्हें हम कंप्यूटर के पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये पेरिफेरल वर्ड में भी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये नया वर्ड इस चिड़िया का क्या मतलब है, राइट। तो समझ में आ गया ना, पेरिफेरल मतलब नॉर्मल जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड दी, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड दी डैश ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि ओवरऑल सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, सारे डिवाइसेस की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये हमने देखा, क्या देखा हमने कि सीपीयू, ओके, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं ये भी देखा, एएलयू, सीयू और एमयू। अब इस क्वेश्चन में हम किसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम किसकी, सीयू की। तो सीपीयू को तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, इसे हम किस और नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है ओवरऑल सारे डिवाइसेस को मेंटेन करना, कंट्रोल करके रखना, सारे सिग्नल्स को प्रोवाइड करना प्रोसेसर तक, इनपुट डिवाइस तक, आउटपुट डिवाइस तक, है ना। तो ये पूरा प्रोसेसिंग का काम सीयू का ही होता है, कंट्रोलिंग का काम बेसिकली। तो अब सीयू को आप और किस नाम से जानते हो, तो इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम यहाँ पे देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है, सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो किस नाम से आप जानते हो यहाँ पर सीयू को, सो सीयू को हम यहाँ पर जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से, ठीक है। जैसे सीपीयू को हम क्या कहते हैं, भाई सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्रोसेसर का काम होता है, प्रोसेसर को हम ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, उस कंट्रोल यूनिट को एक्चुअल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन को पढ़ते हो, साइंस में देखा है ना आपने, जो चैप्टर होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें बेसिकली हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं ना। तो नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, ओवरऑल सारे
पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी वर्किंग को चेक करना, उन सारे ऑर्गन्स का प्रॉपर वर्क है कि नहीं है ये चेक करना ना, बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ओवरऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है वो सबकी वर्किंग को कंट्रोल करना, इसीलिए इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। देखिए करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम तो हम सीपीयू को बोलते हैं। सो ये चीज क्लियर हो गई ना कि क्या बताया मैंने अभी आपको। ओके, नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब एमसीक्यूज फिनिश, ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है ना, बेसिकली जो प्रोसेसर होता है वो किससे मिलकर बना है ना, एक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में, एक चिप के फॉर्म में हम उसे समझते हैं, तो वो किन से मिलकर बना है, ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना है। सो क्या एक माइक्रो प्रोसेसर चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ट्रू। क्यों? क्योंकि जो मल्टीटास्किंग वर्क आप परफॉर्म कर पा रहे हो ना, आप कंप्यूटर सिस्टम पे जो मल्टीटास्किंग वर्क कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर पा रहे हो, लाइक दिस कि आप सॉन्ग सुन रहे हो, प्रिंटर से प्रिंटिंग हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, साथ में बैकएंड में कोई प्रोसेस भी चल रहा है, तो ये जो इतने सारे काम हो पा रहे हैं प्रोसेसर के थ्रू, वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वहां पे प्रेजेंट है चिप पे, और ये ट्रांजिस्टर्स के फॉर्मेट में ही प्रोसेसिंग होती है। भाई समझ में आया? क्यों? क्योंकि आज जब हम 5th जनरेशन के, अब बियॉन्ड है, कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उनमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट होता है। फाइन, सो क्या हो गया इसका आंसर? ट्रू। नेक्स्ट, द आउटपुट कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। अब जो आउटपुट है, क्या सिर्फ आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही ले सकते हो? जल्दी बताओ। फॉल्स। क्यों? क्योंकि आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी एक्सेस करते हैं। आउटपुट यूनिट में देखा था, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है, और मॉनिटर जो है वो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। मतलब मॉनिटर पे जो आपको दिख रहा है वो आप सिर्फ देख सकते हो, लेकिन उसी चीज को यदि आपको ऑन पेपर चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। तो क्या आपको सिर्फ हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है? नहीं ना, आप सॉफ्ट कॉपी में भी आउटपुट एक्सेस करते हो, तो उसका आंसर फॉल्स। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट एग्जीक्यूट्स पर सेकंड। ध्यान से समझो, द स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू की जो स्पीड है इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट एग्जीक्यूट्स पर सेकंड। एक सेकंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है? एक सेकंड में सीपीयू कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है? क्या इससे हम सीपीयू की स्पीड को मेजर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ट्रू। ऐसे ही तो मेजर किया जाता है ना कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को, यूजर जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, इसी से हम सीपीयू की स्पीड को मेजर करते हैं। तो नैनो सेकंड्स में भी सीपीयू क्या करता है? इतनी फास्ट स्पीड से भी कैलकुलेशंस करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। नाउ AC, DR, AR, PCR टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था, है ना, जो स्मॉल मेमोरी होता है जिसमें सीपीयू फास्ट वे में डेटा को एक्सेस करता है। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे AC एक्यूमुलेटर, DR डेटा रजिस्टर, है ना, ऐसे AR PC वगैरह प्रोग्राम कंट्रोल वगैरह रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। सो यस, ट्रू, ये 4 टाइप्स के रजिस्टर्स हमने डिस्कस किए। द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, प्रिंटर के थ्रू जो प्रिंट होकर आपको आउटपुट मिल रहा है, क्या उसे आप सॉफ्ट कॉपी कहते हो? फॉल्स। अभी तो हमने सेकंड में देखा, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पे जो आउटपुट मिल रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है, प्रिंटर पे जो आउटपुट मिल रहा है वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेल, बहुत ईजी है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनके आंसर्स इजिली कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में इतना हमें पता है, ठीक है, कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें 3 यूनिट्स होती हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है? ओवरऑल सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं सबकी वर्किंग को मैनेज करने का काम सीपीयू का होता है। जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो तो प्रोसेसर उसे बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस करता है, मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, फिर उसे कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट तक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में पहुंचाता है। ये सब बेसिकली सीपीयू का ही काम होता है ना, राइट? सो कंट्रोलिंग ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड सेंडिंग टाइमिंग सिग्नल्स, ये किसका काम है? सीपीयू का। पहला फंक्शन क्या देखा हमने कि ऑल पार्ट्स ऑफ मशीन, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं सबको कंट्रोल करना, और टाइम से सिग्नल्स वो पर्टिकुलर हर यूनिट तक पहुंचा पा रहे हैं नहीं, ये सब चीजें किसका काम है करना? सीपीयू का। सेकंड, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस। ऑब्वियस, ये हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम, क्या देखा था? यहाँ इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट यूनिट्स होती है, देन सीपीयू होता है आपका, फिर यहाँ पे होता है आउटपुट यूनिट। फाइन, तो यहाँ पे सीपीयू में आपको क्या मिल रहा है? ALU, CU, MU, ये 3 मेन इसकी यूनिट्स हो गई। अब
सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है सीपीयू का, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखो ये जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना डेटा का, मेमोरी यूनिट से प्रोसेसर तक जाने का, एलयू तक, एलयू से फिर कंट्रोल यूनिट इसको मैनेज कर रही है, फिर आउटपुट यूनिट तक डेटा को पहुंचाना। सो ये सब काम किसका है? ये सब काम सीपीयू का ही है। प्रोसेसर ही बेसिकली क्या कर रहा है, प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करने के लिए रैम से डेटा को लेता है, राइट। अब रैम में डेटा कहाँ से आता है? रैम में डेटा आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा रैम में पहुंचता है, रैम से फिर सीपीयू उसे प्रोसेस करने के लिए लेता है, फिर सीपीयू जब उसे प्रोसेस कर देता है तो फिर आउटपुट यूनिट तक काम होता है उसको पहुंचाने का, आउटपुट जनरेट करके पहुंचाने का। जैसे यहाँ पे हमने 2+2 एंटर किया, फाइन, इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर के पास गया। अब प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट बस से डेटा को एक्सेप्ट किया ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा कहाँ गया? प्रोसेसर के पास गया, तो प्रोसेसर ने उसे एक्सेप्ट किया। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली काम चल रहा है ना, ये भी कौन मैनेज करता है? सीपीयू ही मैनेज करता है। सो फेचिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। अब मेमोरी में भी वो डेटा जो उसे चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ये भी फैच करना प्रोसेसर का ही काम है। प्रोसेसर उसके लिए वेट भी करता है ना। सो यहाँ पे हमने इसको डिटेल में भी समझा है जब हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज को डिस्कस किया था। सो मेमोरी में डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए फेच करना, मेमोरी में जब डेटा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो सीपीयू से प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में उसे इनपुट आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना, ठीक है, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को। जो डिकोड वाला पॉइंट मैंने अभी बताया कि हम जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ह्यूमन फैमिलियर लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ इनपुट कर रहे हो, आप कुछ पिक्चर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहे हो, आपको कोई पिक्चर एडिट करना है तो ग्राफिक के फॉर्मेट में आप वर्क कर रहे हो, है ना। आप हिंदी इंग्लिश के फॉर्मेट में टाइपिंग करते हो, तो कंप्यूटर सिस्टम उसे कैसे प्रोसेस कर रहा है? वो उस फॉर्मेट में तो प्रोसेस नहीं करता है ना। आपका जो मशीन है वो हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, जो बिट्स में होती है, 0-1 के कॉम्बिनेशन में होती है। तो प्रोसेसर भी जब मेमोरी से डेटा को लेता है तो 0-1 फॉर्मेट में लेता है, उसी फॉर्मेट में प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज से 0-1 वाली लैंग्वेज में जो डिकोड हो रहा है वो काम भी बेसिकली प्रोसेसर का ही होता है। तो डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहे हो, जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हो, उसको डिकोड करने का काम बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में सीपीयू का होता है। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सीपीयू में मेन यूनिट कौन सी हुई जो करती है काम? एलयू, है ना। बेसिकली कैलकुलेशंस का, लॉजिक सप्लाई का, एग्जीक्यूशन का काम जो होता है, प्रोसेसिंग का काम, वो एलयू का होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करना सीपीयू का काम होता है, जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ग्रेटर देन लेस देन जैसे कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी में जो भी प्रोग्राम अभी आप एग्जीक्यूट किया जा रहा है सीपीयू के थ्रू, वो भी स्टोर होता है ना। वहीं से तो प्रोसेसर उससे एग्जीक्यूट करता है, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन अमंग आईओ डिवाइसेस। आईओ का मतलब यहाँ क्या हुआ? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन का काम भी सीपीयू का होता है। इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तभी तो प्रोसेसर के पास में डेटा आता है। मेमोरी से कम्युनिकेट करता है तब मेमोरी से डेटा को एक्सेप्ट कर पाता है, मेमोरी में डेटा को फैच कर पाता है, इंस्ट्रक्शन को फैच कर पाता है। सीपीयू ने, एलयू ने आउटपुट जनरेट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, भाई 2+2, एलयू ने कैलकुलेट कर दिया 4, तो आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करके मॉनिटर पे आपको दिख रहा है ना आउटपुट, राइट। तो ये कम्युनिकेशन का काम भी किसका हुआ? सीपीयू का। सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई जो फंक्शंस मैंने यहाँ लिखे। सो बेसिकली यही फंक्शंस यदि एग्जाम में आएंगे तो 2-3 फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाएगा तो 2-3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ओके। सो इतने फंक्शंस मैंने यहाँ पे बताए। अब साथ ही आप यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो ताकि ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ सके, भाई इसमें मार्क्स आपको अच्छे मिल सके। फाइन, आगे बढ़े। What are the components of CPU? Explain them briefly. क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। अभी देखा हमने ब्लॉक डायग्राम में 3 मेन कंपोनेंट हुए, एलयू, सीयू, एमयू, है ना। ये 3 मेन कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले एलयू को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एलयू का क्या फुल फॉर्म होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एलयू बेसिकली यूज होती है। अब ऑपरेंट क्या हो गए? जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, जैसे सपोज मैंने लिखा 2+2, तो प्लस हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, और 2 और 2 क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए, ओके। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि ऑपरेंड क्या हुआ, क्लियर हुआ ना। जिस पर्टिकुलर नंबर्स पर, जिस टेक्स्ट पर, जिस पर भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो वो ऑपरेंड होते हैं। और ऑपरेशन क्या हो गए आपके? अरिथमेटिक की बात करें तो यहाँ प्लस माइनस इनटू डिवीजन हो गए, और लॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हो गए,
Okay, so arithmetic operation में plus minus into division, addition, subtraction, multiplication and division, and the logical operation use the relational operators greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. So ALU यही operations को perform करता है. The logical operation test various conditions that are encountered during processing and allow for different actions to be taken based on the result. अब ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ये बेसिकली क्या होते हैं, यहां पर वेरियस कंडीशंस होती हैं. ओके, सो प्रोसेसर को उन कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है जब लॉजिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं. एएलयू जो लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई करती है ना, वो अप्लाई किस पर करता है, वेरियस कंडीशंस पर. प्रोसेसर यहाँ पे वेरियस कंडीशंस के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेता है, कोई आउटपुट जनरेट करता है. ओके, सो द डेटा एंड ऑपरेंड्स एक्ट एज द इनपुट फॉर एएलयू. अब एएलयू के पास में जो डेटा इंस्ट्रक्शन है वो एज ए इनपुट जाता है. इट जनरेट्स द आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन. फिर एएलयू उस इनपुट पर जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन से मिला है उसको कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, देन हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है. उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट है वो जनरेट करता है और आउटपुट यूनिट तक पहुंचाता है. सो ये बेसिकली काम हुआ एएलयू का. ओके, नेक्स्ट सीयू जो कि मेन यूनिट होती है सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है. ओके, सो दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के हर कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा. देखो, डेटा को ट्रांसफर करना, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करना अमंग वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर. जो वेरियस यूनिट्स अभी हमने देखी ना, वहां तक पहुंचाने का काम भी सीयू का होता है. पहुंचाने का काम मतलब कि कंट्रोल करने का काम. उसके लिए तो ट्रांसफर करने के लिए तो बसेस लगी होती है, वायर्स देखे ना जो सीपीयू में कनेक्टेड होते हैं. कुछ हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होते हैं, कुछ मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं, कुछ फैन से कनेक्टेड होते हैं. सीपीयू में मदरबोर्ड देखना कभी अपना सीपीयू का कैबिनेट खोल के, मदरबोर्ड में आपको कुछ वायर्स दिखेंगे. ठीक है, उन वायर्स को ही बसेस कहा जाता है जो कि डेटा को इनपुट आउटपुट यूनिट तक ट्रांसमिट करता है. ठीक है, मेमोरी तक ट्रांसमिट करता है, प्रोसेसर तक ट्रांसमिट होता है. जो डेटा है ना वो किसकी मदद से होता है, बसेस की मदद से. और इनको कंट्रोल कौन करता है, सीयू कंट्रोल करता है. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट. ओके, अब जब भी कोई डेटा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो यहां पर कंट्रोल यूनिट ही सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है. कंट्रोल यूनिट से यदि सिग्नल्स मिलता है तभी प्रोसेसर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है. ओके, सो हर यूनिट को सिग्नल कौन देता है कि हाँ भैया आप डेटा को भेजो आप. ठीक है, प्रोसेसर फ्री है आपके डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, मेमोरी को सिग्नल कौन देगा कि प्रोसेसर को अब डेटा मेमोरी से एक्सेस करना है. ये कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है सिग्नल्स को प्रोवाइड करना. ठीक है, नाउ इट एक्सट्रैक्ट्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करना, डिकोड करना मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, डिकोड करना, एंड सेंड्स द नेसेसरी सिग्नल्स टू एएलयू ताकि एएलयू उसे परफॉर्म कर सके, जो भी ऑपरेशन है उसे परफॉर्म कर सके. इट ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. सो जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है, किस तरीके से हर चीज को प्रोसेस करता है, बिल्कुल उसी तरीके से सीयू का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में. इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, जो अभी हमने कहा देखा, एमसीक्यू में भी देखा. ओके, सो इट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट मैनेज ऑल अदर यूनिट. सारे यूनिट को क्योंकि ये मैनेज करता है. ओके, सो अच्छे से समझ में आया सीयू का काम भी. क्या लिख कर आओगे, फाइन. मेमोरी यूनिट. अब द मेमोरी यूनिट इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर. ऑब्वियस, मेमोरी यूनिट जब डेटा को स्टोर करने की बात आती है तब हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं. इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो भी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर इनपुट करता है वो कहां जाके स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट सो दैट दे आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड. परमानेंटली भी स्टोर होता है यहाँ पर डेटा. यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो. रैम में डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है. ठीक है, तो जब भी यूजर को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है किसी फाइल की जो उसने सेव की हुई है, स्टोर की हुई है, वहां से उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. सो द मेमोरी यूनिट इज लिंक्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सेंड्स देम द डेटा व्हेन नीडेड. तो अब मेमोरी यूनिट भी अच्छे से क्लियर है. सो सीपीयू के 3 मेन पार्ट हो गए, एलयू, सीयू एंड एमयू. और तीनों का क्या काम है अब वो आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके आ सकते हो, है ना. अब जितना मैंने लिखा है बिल्कुल इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. आप 2-2 पॉइंट, मेन पॉइंट्स को भी लिखकर आ सकते हो एग्जाम में. ओके, बट ध्यान रखना कि आपको लिखना क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर होता है. डेटा जब स्टोर होता है तो वो बिट्स बाइट्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है. मेमोरी को बिट्स बाइट्स के फॉर्मेट में मेजर किया जाता है. ठीक है, अब ये जो होता है सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है मेन मेमोरी जो होती है, इंटरनल मेमोरी जो होती है. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से. ओके, नाउ
व्हाट इज रजिस्टर्स, नेम सम ऑफ दैम। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं और कुछ रजिस्टर्स के आपको यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। सो रजिस्टर्स क्या हो गए, रजिस्टर्स हो गए आपके वेरी स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस इन कंप्यूटर प्रोसेसर। अब कंप्यूटर प्रोसेसर में डेटा को स्टोर करना है, लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना है तो मेमोरी यूज होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। लेकिन प्रोसेसर के पास एक स्मॉल प्लेस भी होती है जहां पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। जब सीपीयू को रैम में डेटा नहीं मिलता है तो वो रजिस्टर्स का भी यूज करता है। रजिस्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। सो एक स्मॉल मेमोरी की यदि बात की जाए जहां पे डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसर तुरंत डेटा को एक्सेस कर लेता है, वो कहलाते हैं रजिस्टर्स। इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज, एड्रेस और डेटा। Okay, now there are various types of registers. Each register perform a specific function. Different type के registers होते हैं और उनके अलग अलग functions होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कुछ registers की, accumulator register हो गया, AC जिसे कहा जाता है, data register हो गया जो DR होता है, address register होता है, program control होता है, ठीक है, जो प्रोग्राम आप इनपुट करें उसको कंट्रोल करना बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल का काम होता है। आपका जो भी डेटा है वो मेमोरी में कहाँ पर स्टोरेज का एड्रेस वगैरह मेंटेन करने के लिए एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं। सो ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सीपीयू वहां से उन इंफॉर्मेशन को इजीली फास्ट एक्सेस करता है, इसीलिए रजिस्टर्स होते हैं, है ना, ताकि प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं फास्ट हो सके, एफिशिएंट वर्क परफॉर्म कर सके सीपीयू, और सीपीयू को वेट करने का जो टाइम है वो बच सके। तो प्रोसेसर जितना ज्यादा बिजी रहेगा उतना ज्यादा फास्ट स्पीड से काम करेगा, ओके। लेकिन प्रोसेसर को जहां वेट करना पड़ा तो वहीं पर स्पीड वाली जो चीज है, एफिशिएंसी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाती है, ओके। इसीलिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए ताकि वो मल्टीटास्किंग वर्क परफॉर्म कर सके, ओके। सो रजिस्टर्स क्लियर हो गए, एसी, डीआर, एआर, पीसी, ये कुछ रजिस्टर्स के नेम है, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या हो गई आपकी, रीड राइट मेमोरी हो गई, वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, टेम्परेरीली डेटा को जो स्टोर करती है। 3 लाइन आपको 3 पॉइंट याद कर लेना है, ओके। सो 3 डिफरेंस आपके यही बन जाएंगे। सो इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा मेमोरी एंड राइट डेटा इनटू मेमोरी। अब रैम में डेटा को आप मेमोरी से रीड कर सकते हो और मेमोरी में डेटा को आप लिख भी सकते हो, मतलब रीड राइट मेमोरी होती है। यहाँ पर डेटा जो होता है टेम्परेरीली स्टोर होता है, ओके। टेम्परेरीली स्टोर होता है मतलब इन केस यदि पावर स्विच ऑफ हो जाता है, पावर किसी वजह से नहीं मिल पाता है और आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, कोई डेटा इंस्ट्रक्शन रैम में स्टोर करवा रहे हो, तो वहां से उसके लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, okay, so it is mainly of 2 types, SRAM and DRAM, that is static RAM and dynamic RAM। अब RAM के फर्दर हमने टाइप्स देखे थे, डायनेमिक RAM देखा था, स्टैटिक RAM देखा था, DDR1, DDR2, 3, 4, ये जो न्यू लेटेस्ट रैम्स अवेलेबल है बेसिकली ये इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डिफर करती हैं। और हाई स्पीड मेमोरी होती है, सीपीयू डायरेक्टली इनमें से डेटा को फैच कर लेता है, ओके। 64 बिट 32 बिट प्रोसेसर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग रैम्स अवेलेबल होती हैं। सो बेसिकली यदि देखा जाए मेनली तो 2 टाइप होते हैं, DRAM एंड स्टैटिक रैम, ओके, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरीली डेटा स्टोरेज एज इट इज वॉलेटाइल, ओके। सो ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। जस्ट इसके ऑपोजिट होती है रोम। भाई रीड राइट मेमोरी होती है रैम, तो रीड ओनली मेमोरी होती है कौन सी, रोम। अब यहाँ पे रोम का यदि एग्जाम्पल देखें रीड ओनली कैसे हुई, तो हम बूटिंग प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको बूटिंग प्रोसेस दिखती है ना रन होती हुई, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइसेस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उन सभी को एक तरीके से चेक किया जाता है कि जब आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, जब आप वर्किंग शुरू करोगे तो सारे जो डिवाइसेज है, सारे जो सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो उसी को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ब्लैक स्क्रीन पे वो कोड चलता है पूरा जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो वेलकम स्क्रीन के पहले, मतलब कि वो जो कोड है उसमें क्या आप चेंज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहां स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। वो कोड जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, वो रोम में स्टोर होता है। सो रोम इज नॉन वॉलेटाइल। सिस्टम स्टार्ट किया, वो पूरी बूटिंग प्रोसेस चल रही है, अब गलती से लाइट चली गई, ठीक है, पावर कट हो गया, तो क्या वो कोड डिलीट हो जाता है? नहीं डिलीट होता है ना, वो जब आप फिर से सिस्टम स्टार्ट करोगे, पावर ऑन हो जाएगा तो वापस वो पूरा कोड चलेगा, दिखता है ना आपको, ओके। सो यहाँ पर पावर कट होने के बाद भी जो इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर है रोम मेमोरी में, वो डिलीट नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल जिसमें पावर कट होने पर डेटा डिलीट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, वोलेटाइल जब डेटा डिलीट नहीं हुआ
तो नॉन वॉलेटाइल नहीं हुआ, नॉन वॉलेटाइल। ओके, ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है। रोम जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जिसमें डेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हो, परमानेंसी की वजह से इसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। ओके, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया डेटा तो फिर सेव रहता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। यदि इन केस आप डेटा डिलीट करना चाहते भी हो तो यहाँ पर एक और टाइप की रोम आती है जिसे ईपी रोम कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, यहाँ पर डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एक और आती है डिफरेंट टाइप की रोम जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम जिसमें इलेक्ट्रिकल पल्स का यूज करके आप डेटा को डिलीट कर सकते हो रोम से। 10,000 टाइम्स हम डेटा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो ये फैसिलिटी भी हमें यहाँ मिल जाती है जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम पे जाते हैं तब। सो इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज एज इट इज नॉन वॉलेटाइल। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया ना डिफरेंस। अब यदि आपको SRAM, DRAM, ईपी रोम, पी रोम इनके बारे में और डिटेल में जानना है, वैसे तो आप सभी ने वीडियो देखी होगी, नहीं भी देखी है और डिटेल में डिस्कस करना है, जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ मेमोरी वाले टॉपिक में मैंने ये इंटरनल जो मेमोरी आपकी रैम रोम क्या इंटरनल मेमोरी की कैटेगरी में आता है ना, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो वहाँ से आप इन सारे टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम को डिटेल में समझ सकते हो। ओके, पिक्चर के साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दिखती हैं एक्चुअली रैम और रोम। फाइन, पी रोम, ईपी रोम क्या होती हैं। तो डिफरेंस क्या हुए, रीड राइट मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप क्या एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, या फिर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो भी फाइल्स वगैरह बनाते हो, अपनी फाइल में चेंजेस कर सकते हो, वो सब कहाँ स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है। ओके, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे टीचर मिटा के फिर से नया टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर इरेज करते हैं, हम फिर नया टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, तो बार बार आप रीड और राइट कर रहे हो वहां पे डेटा को, ठीक है। सो रैम हुआ जहाँ टेम्परेरीली डेटा स्टोर हुआ। अब यदि रोम के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप बूटिंग प्रोसेस को, या जो ऑडियो वीडियो डिस्क होती थी, CD DVDs होती थी, जिनको एक बार बर्न कर दिया, जिनमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया, फिर आप उसको नहीं डिलीट कर सकते ना, सो वो भी रोम का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, सो एक एग्जाम्पल वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फाइन, सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर्स, एग्जांपल्स, MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स वगैरह सब यहाँ पे फिनिश हो गए इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये अब आपको आइडिया हो चुका होगा, और ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube पे तो अवेलेबल है सारी वीडियो, साथ ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी, और साथ ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स की सॉफ्टवेयर ऐप से भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स की सॉफ्टवेयर ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो किसी भी यदि वीडियो में डाउट है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम चैनल, साथ ही आपको NTSC, ओलंपियाड, CET, IIT, JEE, NEET, UP बिहार, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस एंड सो ऑन। ओके, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 100% फ्री विद द हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो क्यों कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है जब आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स है और आपको नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है विद हाई क्वालिटी। साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंट को भी, यदि आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।